इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं अपने एचआरएम के नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? इट इज़ द राइट टू एक्ट एंड द पावर टू मेक डिसीजन। क्या है ये? एक ऐसा राइट है, ये एक ऐसा अधिकार है जिससे हम किसी भी काम को कर सकते हैं और डिसीज़न लेना, हमें पावर मिलती है डिसीज़न लेने की, डिसाइड करने की। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि जो अथॉरिटी है वो किसी पोजीशन में होती है रादर देन अ पर्सन। यानी कि जो पोजीशन पे बंदा होता है, उस जॉब के कारण उसे वो अथॉरिटी मिलती है, ना कि किसी पर्सन में वो अथॉरिटी हमारी होती है। यानी कि जब वो बंदा, अगर ए और बी दो लोग हैं, तो ए अगर अपनी पोजीशन को छोड़ देता है और बी उसकी जगह आ जाता है, तो जो अथॉरिटी पहले ए के पास थी वो उस पोजीशन पे आने के कारण अब बी को मिल जाएगी। Authority is seen as the legitimate right of a person to exercise influence or the legitimate right to make decision, to carry out actions and to direct others. अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या क्या अथॉरिटी के फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला, ये एक लेजिटिमेट राइट है जिसमें कमांड देना और कंट्रोल करना सबॉर्डिनेट्स को इंक्लूड होता है। इट इज़ ग्रांटेड टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ द एंटरप्राइज। बिल्कुल ईजी है ये बात कि ऑब्वियसली किस लिए किया जाता है, अथॉरिटी दी जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के, एंटरप्राइज के जो पहले से फिक्स गोल है उन्हें अचीव किया जा सके। इट इज़ द राइट टू डायरेक्ट अदर्स टू गेट थिंग्स डन। इट इज़ अ कमांडिंग फोर्स जो बाइंड करती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को। और ये क्या करता है? इट इज़ डेलीगेटेड डाउनवर्ड्स। जो है अथॉरिटी जो है हमारी, वो ऊपर से नीचे यानी कि डाउनवर्ड चलती है डायरेक्शन में। नेक्स्ट है हमारी, देखो अब यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे ये डायरेक्ट हो रही है। अथॉरिटी जो है वो हमारी ऊपर से नीचे की तरफ होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और फिर वर्कर्स तक, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करती है। अगर हम अथॉरिटी के टाइप्स की बात करें तो अथॉरिटी हमारी कितनी तरीके की होती है? इट इज़ अथॉरिटी ऑफ नॉलेज, अथॉरिटी ऑफ पोजीशन, लीगल अथॉरिटी, फॉर्मल अथॉरिटी, टेक्निकल अथॉरिटी और ऑपरेशनल अथॉरिटी। अब ये क्या होती है? देखो, जब हम बात करते हैं अथॉरिटी ऑफ नॉलेज की, तो ड्यू टू सम क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन जो अथॉरिटी बंदे को मिलती है, जैसे किसी ने कुछ क्वालिफाई कर लिया, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, तो उसकी अथॉरिटी ऑफ नॉलेज जो है वो ग्रेजुएशन तक रुक गई, उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस तक रुकी है। तो ये जो है, मतलब वो स्पेशलाइज नॉलेज के लिए जो अथॉरिटी मिलती है वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन या क्वालिफिकेशन के कारण मिलती है। अथॉरिटी ऑफ पोजीशन, किसी पर्टिकुलर जो स्टेटस पर काम करना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे काम करने पर जो अथॉरिटी मिलती है वो पोजीशन के कारण होती है। नेक्स्ट है लीगल अथॉरिटी, जो आपको लॉ के कारण मिल रही है। फॉर्मल अथॉरिटी ड्यू टू फॉर्मल रिलेशनशिप, ठीक है, फॉर्मल अथॉरिटी होती है, जैसे कि बॉस सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, कमांड दे सकता है, उन्हें ऑर्डर कर सकता है, तो वो आपके फॉर्मल अथॉरिटी का हिस्सा हो गया। टेक्निकल अथॉरिटी गिवन टू एक्सपर्ट्स ड्यू टू देयर कॉम्पिटेंस, क्योंकि उन्हें उस पर्टिकुलर चीज़ की टेक्निकल नॉलेज है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टेक्निकल नॉलेज है और वो उस चीज़ के एक्सपर्ट है, इसीलिए उसे वहाँ का ट्रेनर या कुछ ऐसा एक्सपर्ट बनाया गया है, तो वो हमारे टेक्निकल अथॉरिटी का हिस्सा है। ऑपरेशनल, जो कि ड्यू टू सुपरविजन पोजीशन जो भी हेल्ड, मतलब विच इज़ बीइंग हेल्ड बाय देम, तो वो जो होती है वो हमारी ऑपरेशनल अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट है पावर। पावर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू इंड्यूस और इन्फ्लुएंस द बिलीव और एक्शंस ऑफ अदर पर्सन्स और ग्रुप्स। ये बोला था हमारे वेरिच, कैनाइज एंड कुंट्स ने। पावर क्या है? ये ब्रॉडर कंसेप्ट है अथॉरिटी, मतलब जो अथॉरिटी है हमारी वो रिसाइड करती है किसमें? पावर में, यानी कि पावर बड़ा है और अथॉरिटी उसका एक पार्ट है। बेसिस ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो पावर्स लेजिटिमेट पावर, पावर ऑफ एक्सपर्टनेस, रेफरेंट पावर, कोअर्सिव पावर और वर्ड पावर हो सकती हैं। लेजिटिमेट पावर जो कि पोजीशन के कारण होती है। पावर ऑफ एक्सपर्टनेस किस कारण होती है? अराइजेस फ्रॉम नॉलेज। रेफरेंट पावर अराइजेस फ्रॉम बिलीफ इन आइडियाज। कोअर्सिव पावर, पावर टू पनिश। और रिवॉर्ड पावर, पावर टू रिवॉर्ड। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये जो आपको पावर के टाइप्स दिख रहे हैं, जो ये बेसिस दिख रहे हैं, ये क्या है? ये भी आपका क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। अब आ जाए लेजिटिमेट पावर।
क्या होती है, तो विच अराइजेज फ्रॉम नॉलेज, विच अराइज फ्रॉम बिलीफ, विच अराइजेज फ्रॉम पोजिशन, और विच मतलब अलाउ यू टू पनिश। तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि जो पावर आपकी पोजीशन के कारण अराइज हो रही है वो आपकी लेजिटिमेट पावर है। यानी कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में, देखो HRM की जो सब्जेक्ट है वो आप जब उसमें डिटेल्स पढ़ते हो तो वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव और बहुत ही डीप और बहुत ही वास्ट चला जाता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड में ये चीज़ रखते हो कि अगर इसका क्वेश्चन बनता तो कैसे बनता, आप होते तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाते, या एग्जामिनर इसका क्वेश्चन बना सकता है तो कैसे आ सकता है, तो उस टाइम पे आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम करता है। आप खुद सोचो, लेजिटिमेट पावर अगर आ जाता है तो और आपको ऑप्शन देता है तो आपका माइंड चलना चाहिए कि लेजिटिमेट पावर अराइजेज फ्रॉम पोजिशन, पावर ऑफ एक्सपर्टनेस विच इज़ अराइजेज फ्रॉम नॉलेज, और बिलीव के कारण जो आइडिया या वो नॉलेज या पावर जो अराइज होती है वो रेफरेंट पावर है। पनिशमेंट की पावर कोर्सिव पावर है, और पावर टू पनिश इज रिवॉर्ड पावर। Responsibility may be defined as the obligation of a subordinate to whom a duty has been assigned to perform. एक obligation of an individual to carry out assigned activities to the best of his or her ability, यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस अपने काम को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने बेस्ट आउटपुट, मतलब अपना बेस्ट देकर उसे परफॉर्म करे, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को या एक्टिविटी को, जो भी ड्यूटी उसे दिया है उसे करके। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू असाइन ड्यूटी टू ह्यूमन बींग्स ओनली। इट ऑलवेज फ्रॉम अपवर्ड्स, यानी कि जूनियर से सीनियर्स तक जाती है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ड्यूटी असाइंड। इट इज़ द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब एज पर इंस्ट्रक्शन। It can never be delegated. It is the personal obligation and absolute also. देखो, अगर आपको मैनेजर ने काम दिया है, यहाँ पे ये बता भी रहा है और मैं भी आपको यही बताने वाली थी कि आपको अगर मैनेजर ने, मतलब बॉस ने, अगर अपने जो नीचे सबॉर्डिनेट है उसको कोई काम दिया है और वो उससे वो काम करवाता है, तभी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बॉस की ही रहेगी। यानी कि अगर सबॉर्डिनेट कुछ गलती कर देता है तो बॉस को भी उसके लिए रिलायबल माना जाएगा, क्योंकि वो काम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस की थी, ना कि सबॉर्डिनेट की। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज़ द मैनेजर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर्स फॉर हिज जॉब इवन आफ्टर इट्स डेलीगेशन। यानी कि अगर अपने सबॉर्डिनेट को भी वो डेलीगेट कर देता है फिर भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड्स मूव करती है, इसका जो फ्लो रहता है वो जूनियर टू सुपीरियर्स रहता है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इनमें पैरिटी होती है। सबसे पहले, आफ्टर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्विजाइट अथॉरिटी रिगार्डिंग वर्क डेलीगेटेड शुड बी ग्रांटेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड्स, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट गोज अपवर्ड्स वेयर एज अथॉरिटी डाउनवर्ड्स। इम्बैलेंस इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो दिस कुड रिजल्ट इन ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, और अगर इसी का उल्टा हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाए और अथॉरिटी कम हो, तो फिर वो काम अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट टॉपिक, डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, अथॉरिटी को सुबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो अपने डिसीज़न पावर का इस्तेमाल कर सके और रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, ताकि जो भी काम उन्हें साइन किया है, जो भी प्रोसेस या एक्टिविटी उन्हें दी गई है, वो उन्हें परफॉर्म कर सके। एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अदर्स हु देन बिकम रिस्पॉन्सिबल टू अस फॉर देयर रिजल्ट्स, बट वी रिमेन अकाउंटेबल टू आवर बोस what our subordinates do. And also delegating is not merely the downwards transmission of authority, यानी कि ये क्या है, इट इज़, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नॉट मेयरली द डाउनवर्ड्स ट्रांसमिशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे जो एंड ऑल्सो डेलीगेटिंग इज, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो डाउनवर्ड्स ट्रांसमिशन ऑफ अथॉरिटी हो रहा है, ठीक है, लेकिन नॉट मेयरली, मतलब मेयरली ऐसा नहीं हो रहा है कि आपकी पूरी अथॉरिटी एज इट इज़ जिससे आप काम करा रहे हो उसके पास चली जाए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी
अल्टीमेटली वो बॉस की रहती है, जैसे हमने उस एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि मैनेजर की ही रहती है, चाहे वो अपने अंडर अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देता है कोई भी काम, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, वो रहती है मैनेजर की ही। देखो जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं हम लोग कि डेलीगेटिंग क्या है, बॉस ने आपको कुछ काम दिया और आपने स्टाफ को दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बॉस को के लिए है, लेकिन जो स्टाफ है वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके लिए। आपने क्या किया था, डेलीगेट किया था काम, उस पर ट्रस्ट मतलब आपने एंट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी किसको दी, अपने स्टाफ को। अब स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली आपकी रहेगी। वो बॉस को जो भी काम देना है उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि स्टाफ ने क्या किया क्या नहीं, उनका रिलेशन आपके साथ रहेगा डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन बनता है वो इनडायरेक्ट बनता है, तो वो यहाँ पर आपसे बात करेंगे, मतलब जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो आपकी होगी, लेकिन अच्छे से काम करके देना स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या करता है, देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनेबल करता है एक मैनेजर को ताकि वो फंक्शन कर सके इंडिपेंडेंटली, लेकिन जो अगर उसको अथॉरिटी मिल जाती है तो उसे ब्रॉड लिमिट्स मिल जाती है जिसके अंदर वो आराम से काम कर पाता है, और वो ब्रॉड लिमिट्स जो कि एक सुपरवाइज़र ने उसको, जो उसके सुपीरियर ने उसको स्पेसिफाई किया है। Superior does not delegate total authority but retains a part of that with him or herself, जैसे कि हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया था इस पॉइंट में। नेक्स्ट है a manager cannot delegate what he or she does not possesses, जो उसके अंडर है ही नहीं, जिसकी पावर उसके पास नहीं है वो उससे डेलीगेट भी नहीं कर सकता। डेलीगेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने अथॉरिटी दे दी, इसका मतलब है, मतलब इट इज़ ऑफ कोर्स अ रिवोकेबल एक्ट। मैनेजर डेलीगेटिंग द अथॉरिटी रिटेन्स द राइट टू रिकॉल। सुपीरियर जो डेलीगेट करता है अथॉरिटी कैन नॉट एस्केप हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ सबॉर्डिनेट्स, जिसको उसने अथॉरिटी डेलीगेट की है उसके लिए वो एस्केप नहीं कर सकता, अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी उसकी ही बनती है। Next is decentralization of authority. As the organization in size और complexity आजकल क्या हो रहा है कि बहुत बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म्स बनती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम खुद से करना, सेंट्रलाइज्ड वे से करना पॉसिबल नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिसेंट्रलाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। द फास्टर द रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ द ग्रेटर द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जितना आप चाहते हैं, जितना जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, जितना एक्सपेंशन और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उतना ही आपको डिसेंट्रलाइजेशन की नीड पड़ती है, या उतना ही आपको मतलब रिक्वायरमेंट होती है डिसेंट्रलाइजेशन की। इट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इट इज़ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्मॉल यूनिट। जब मैनेजर, सुपरवाइज़र एट द मिडिल एंड लोअर लेवल्स को कुछ ऑटोनॉमी दी जाती है ताकि वो खुद से डिसीजन ले सके, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, देखो अपर लेवल पर जो बंदा है वो नीचे के लेवल्स को भी अथॉरिटी दे रहा है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो डिसेंट्रलाइज किया गया है उनको काम, यानी कि सारा अथॉरिटी बॉस ने अपने पास नहीं रखा बल्कि अपने नीचे भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया है, तो वहाँ पे वो डिसेंट्रलाइज किया है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन नहीं है। assumption क्या है, those most involved in the particular product, service or consumers know what to do and can do it more quickly if given the authority to commit resources। यानी कि अगर आप जो आपके वहाँ जो भी है वो काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सर्विस, प्रोडक्ट या कंज्यूमर के रिगार्डिंग उन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो अगर वो उस काम को ज़्यादा क्विकली कर सकते हैं अगर उन्हें उस काम को करने की अथॉरिटी भी दे दी जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम मानकर चलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन बेटर तरीके से उस टाइम पे काम करेगी अगर आप उन्हें अथॉरिटी भी दे दें। नेक्स्ट है क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेजेस है, तो सबसे पहला है लिफ्ट टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स। सुबॉर्डिनेट्स बहुत मोटिवेट होते हैं जब उन्हें ऊपर के लेवल से कुछ काम मिलता है, वो अपने आप को इस लायक समझने लगते हैं और काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, फील होता है, क्विक डिसीजंस हो जाते हैं, सेंट्रलाइज लेवल पे सब कुछ बहुत स्ट्रिंजेंट होता है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन,
एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एफिशिएंट सुपरविजन एंड कंट्रोल, ये तो बिल्कुल मतलब ईजी सी बात है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टी होती है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, नैरो प्रोडक्ट लाइन्स, एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं। तो अगर अब जो ध्यान देने वाली बात है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो हम थोड़ा सोचें तो भी समझ में आता है, लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में मेन डिफरेंस क्या है? तो देखो, ये तो है टेम्परेरी और ये विड्रॉ भी किया जा सकता है, लेकिन ये परमानेंट होती है। डेलीगेशन विदाउट डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको डेलीगेशन करना ही पड़ेगा, मतलब देनी ही पड़ेगी अथॉरिटी, विदाउट विच डेलीगेशन, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन के बिना डेलीगेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, अकाउंटेबिलिटी, जबकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया उसने, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको लेस फ्रीडम होती है, उन्हें जो अपने बॉस है, सुपीरियर है, उनकी लिमिट्स में रहकर काम करना होता है। यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्रीडम होती है सबॉर्डिनेट्स को। यहाँ लिमिटेड स्कोप होता है या वाइड स्कोप होता है, या पर्पस जो होता है वो वर्कलोड को रिड्यूस करने का होता है, जबकि यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी का पर्पस होता है। इसी के साथ ही ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो है मोटिवेशन एंड लीडरशिप, कंसेप्ट एंड थ्योरीज, जिसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया है और लगभग हर बार आता है, कई बार एक या दो नहीं बल्कि 3 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा HRM का टारगेट था 7th में का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच।